हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जेट और आईसीआर की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। तो देखो, पिछले वीडियो में अपन ने क्रोमोसोम की संरचना और क्रोमोसोम के टाइप पढ़े थे। ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज अपन जॉइंट क्रोमोसोम पढ़ेंगे। जॉइंट क्रोमोसोम या इनको बोलते हैं विशेष गुणसूत्र। विशेष गुणसूत्र या इसको बड़े गुणसूत्र भी कहते हैं। तो जॉइंट क्रोमोसोम या विशेष गुणसूत्रों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखो, जो जॉइंट क्रोमोसोम है, इस जॉइंट क्रोमोसोम में अपन एक तो पढ़ेंगे पॉलीडीन गुणसूत्र। पॉलीडीन क्रोमोसोम और एक पढ़ेंगे अपन लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम। ठीक है, तो जॉइंट क्रोमोसोम में अपन एक तो पॉलीडीन क्रोमोसोम पढ़ेंगे और एक लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन पॉलीडीन क्रोमोसोम। पॉलीडीन क्रोमोसोम ये जो पॉलीडीन क्रोमोसोम है, इन पॉलीडीन क्रोमोसोम को लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, पॉलीडीन क्रोमोसोम को लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। अब एक बार देखो इसको, जो पॉलीडीन क्रोमोसोम होते हैं, इन पॉलीडीन क्रोमोसोम की जो खोज है वो कीटों की लार ग्रंथियों में की गई थी। ठीक है, पॉलीडीन गुणसूत्रों की खोज कीटों की लार ग्रंथियों में की गई थी, इसलिए इनको लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। इनकी खोज की बात करें तो खोज बालबियानी ने की थी। किसने की थी? बालबियानी। बालबियानी नामक वैज्ञानिक ने इन पॉलीडीन क्रोमोसोम की खोज काइरोनोमस नामक जो कीट है उसके लार्वा की लार ग्रंथियों में इसको खोजा था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि गुणसूत्र। दूसरी बात, जो पॉलीडीन क्रोमोसोम है, ये इसको मतलब पॉलीडीन क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? तो ये क्रोमोसोम होते हैं, इनमें क्रोमेटिड की संख्या अनेक होती है। क्रोमेटिड की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पॉलीडीन क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखो, पॉलीडीन क्रोमोसोम है, इसकी खोज की बात करें तो खोज बालबियानी ने की थी। बालबियानी ने किसमें की थी? काइरोनोमस कीट की। लार्वा की लार ग्रंथियों। ठीक है, काइरोनोमस कीट की लार्वा की लार ग्रंथियों में बालबियानी ने पॉलीडीन गुणसूत्रों की खोज की थी, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि गुणसूत्र। यानी ये जो पॉलीडीन गुणसूत्र होते हैं, ये मुख्य रूप से कीटों में पाए जाते हैं। क्लियर बात? अब आगे देखें,
जो पॉलीटीन गुणसूत्र होते हैं इनमें क्रोमेटिड की संख्या, पॉलीटीन क्रोमोसोम इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें क्रोमेटिन की संख्या अधिक होती है। क्रोमेटिन की संख्या अधिक होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? पॉलीटीन क्रोमोसोम। देखो ये जो पॉलीटीन है, पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम किसने दिया था? तो ध्यान रखना, नाम कोलर नामक वैज्ञानिक ने दिया। नाम किसने दिया था? कोलर ने दिया था। देखो जैसे ये सेंट्रोमियर, तो देखो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इन क्रोमोसोम में क्रोमेटिड की संख्या अधिक होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पॉलीटीन क्रोमोसोम। अब देखो ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है, इनमें एक वल्ले पाई जाती है। पॉलीटीन क्रोमोसोम में क्या मिलेगी? एक वल्ले, और इस वल्ले को क्या बोलते हैं अपन? बाल बियानी वल्ले या पफ। ठीक है, जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं इनके क्रोमेटिड में बाल बियानी वल्ले या पफ पाई जाती है। अब इस बाल बियानी वल्ले या पफ का कार्य क्या है? तो ध्यान रखना, ये बाल बियानी वल्ले है, ये इन क्रोमोसोम का सक्रिय भाग है। क्या है? सक्रिय भाग, जहां पर आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो दोबारा से देखना, क्रोमोसोम है जो पॉलीटीन क्रोमोसोम, इनमें बाल बियानी की वल्ले पाई जाती है, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? पफ पाए जाते हैं। ये बाल बियानी वल्ले क्या है? तो ये गुणसूत्रों के अत्यधिक सक्रिय भाग हैं, जहां पर आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गए कौन से? पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं? तो ध्यान रखना, इनमें क्रोमेटिड की संख्या अधिक होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलीटीन क्रोमोसोम। लार ग्रंथि गुणसूत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको कीटों की लार ग्रंथियों में खोजा गया, और ये मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं? कीटों की लार ग्रंथियों में, इसलिए इनको लार ग्रंथि गुणसूत्र कहते हैं। और विशेष चीज ध्यान रखना, इनके जो क्रोमेटिड है उनमें बाल बियानी वल्ले पाई जाती है, जो गुणसूत्र का सक्रिय भाग है, और इसमें आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर बात? अब देखो आगे, इसके बाद आता है लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम। तो इनको लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? तो ध्यान रखना, इन गुणसूत्रों का आकार जो लैंप होता है उसको साफ करने वाले ब्रूस के समान होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लैंप ब्रूस क्रोमोसोम। ठीक है, यानी इनका आकार लैंप को साफ करने वाले ब्रूस के समान होता है,
इसलिए इनको लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, ये लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम है, इनकी खोज फ्लेमिंग ने की थी। कुछ जगहों पर आपको रुकर्ट भी मिलेगा कि इनकी खोज रुकर्ट ने की थी, तो आपको ध्यान रखना है इनकी खोज फ्लेमिंग ने की थी। यदि फ्लेमिंग ऑप्शन में नहीं होता है तो वहां पर आपको फिर रुकर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इसकी खोज, तो खोज किसने की? फ्लेमिंग। ठीक है, दूसरी बात, ये गुणसूत्र है, ये आकार में बड़े होते हैं, इसलिए इनको महागुणसूत्र भी कहते हैं। आकार में कैसे होंगे? ये बड़े होते हैं। अब देखो ये जो गुणसूत्र है ये किसमें मिलेंगे, तो ध्यान रखना लैम्प ब्रूस गुणसूत्र कशेरुकियों की अंड कोशिका, या जिसको बोलते हैं oocyte, ठीक है। लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम किसमें मिलेंगे, तो ध्यान रखना लैम्प ब्रूस गुणसूत्र कशेरुकियों की अंड कोशिका या oocyte में पाए जाते हैं। अब ये भी ध्यान रखना कि कौन कौन से कशेरुकियों में ये पाए जाते हैं। तो एक तो ध्यान रखना मछली, ठीक है, उभयचारी, सरीसृप, वह पक्षियों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम कशेरुकियों की अंडकोशिका में मिलेंगे। कौन कौन से कशेरुकियों में मिलेंगे? मछली, उभयचारी, सरीसृप और पक्षियों की अंडकोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। स्तनधारियों की अंडकोशिकाओं में ये क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना स्तनधारियों में लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। अब देखो मछली, उभयचारी, सरीसृप, पक्षी, इन सब के अंडे होते हैं, उनमें पीतक पाया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जिन अंडों में पीतक पाया जाता है उन अंडों में लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। स्तनधारियों के अंडों में पीतक नहीं पाया जाता या बहुत कम पाया जाता है, तो वहां पर ये क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्लियर बात? अब देखो आगे, यानी मछली, उभयचारी और सरीसृप इन और पक्षियों की अंड कोशिकाओं में ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम है, ये लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम कब देखे जाते हैं, तो ध्यान रखना अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में, मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में ये गुणसूत्र देखे जाते हैं। तो विभाजन की किस अवस्था में ये गुणसूत्र देखे जा सकते हैं? ध्यान रखना डिप्लोटीन, किस अवस्था में? डिप्लोटीन। अब इसके बाद देखो इन गुणसूत्रों का कार्य क्या है। किसकी बात करेंगे पढ़े? कार्य की। तो कार्य ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया कि जो लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम होते हैं ये उन अंड कोशिकाओं में मिलेंगे जिनमें पीतक पाया जाता है, यौग पाया जाता है। तो इनका कार्य क्या होगा? यौग का संश्लेषण। कार्य क्या हो जाएगा? यौग या पीतक
का संश्लेषण। ठीक है, तो इन क्रोमोसोम का मुख्य कार्य क्या हो गया? यौगिक या पितक का संश्लेषण। यौगिक या पितक में क्या होगा? सक्रिय आरएनए व प्रोटीन। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो लैम्प ब्रुश गुणसूत्र हैं ये आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो कार्य में ये तीनों चीजें ध्यान रखना। पितक का निर्माण करना, आरएनए का संश्लेषण करना और प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये तीनों किसके कार्य हैं? लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम के। ठीक है, अब जो जॉइंट क्रोमोसोम या विशेष गुणसूत्र पढ़े अपन ने, पॉलीटीन और लैम्प ब्रुश, ये दोनों ही मानव में नहीं मिलेंगे। लैम्प ब्रुश तो किस में मिलेंगे? मछली, उभयचरी, सरीसृप और पक्षियों की अंडकोशिकाओं में। और पॉलीटीन किस में मिलेंगे? कीटों की लार ग्रंथियों में। क्लियर बात? अब देखो इसके बाद एक चीज और देखते हैं अपन। अब इसके बाद बात करें अपन कैरियोटाइप। ये गुणसूत्र कंप्लीट हो गए अपने। ठीक है, अब केंद्रक के बारे में कुछ विशेष बातें देखते हैं। कैरियोटाइप क्या है? तो यदि अपन मानव की बात करें तो मानव के केंद्रक में टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन गुणसूत्रों की जो एक तस्वीर होती है या उनका जो विवरण होता है उसी को क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप। ठीक है, केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों की जो तस्वीर बनती है उस तस्वीर को ही क्या बोलते हैं अपन? कैरियोटाइप। ठीक है, तो कैरियोटाइप क्या है? गुणसूत्रों की आकारिकी का विवरण, गुणसूत्रों की आकारिकी का विवरण। गुणसूत्रों की आकारिकी का विवरण क्या कहलाएगा? कैरियोटाइप। ठीक है, अब देखो इसके उपयोग क्या है? कैरियोटाइप है, इसके उपयोग क्या है? तो ध्यान रखना, पहला उपयोग है गुणसूत्रों के लक्षणों का अध्ययन करना। यानी कैरियोटाइप है, इस कैरियोटाइप के द्वारा गुणसूत्रों के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला उपयोग। इसके बाद देखो आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग व गुणसूत्र विकारों का पता लगाना। आनुवांशिक रोग व गुणसूत्र विकारों का पता लगाना, ये क्या हो गए इसके उपयोग। तो कैरियोटाइप यानी केंद्रक में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उन सारे गुणसूत्रों का जो आकारिकी विवरण या तस्वीर होती है उसी को क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप। कैरियोटाइप के द्वारा गुणसूत्रों के लक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है और आनुवांशिक रोग और गुणसूत्र विकारों का पता लगाया जा सकता है। क्लियर बात? अब देखो एक शब्द और आता है, ईडियोग्राम। ईडियोग्राम, अब ये ईडियोग्राम क्या है? तो ज्यादातर कैरियोटाइप और ईडियोग्राम को एक ही मानते हैं। यानी
ईडियोग्राम भी क्या है? गुणसूत्रों की आकारिकी का विवरण या तस्वीर। लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर क्या होता है? कैरियोटाइप में गुणसूत्रों की तस्वीर देखी जाएगी, केवल क्या देखी जाएगी? तस्वीर, उनका क्रम नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर ईडियोग्राम में गुणसूत्रों का क्रम देखा जाता है, बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर। यानी जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर जो पिक्चर बनती है उसी को क्या बोलते हैं? ईडियोग्राम। क्लियर बात? तो ईडियोग्राम में गुणसूत्रों की जो गुणसूत्र हैं उनको साइज या आकार के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। और साइज कैसी होती है? बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर। इसी को क्या बोलते हैं? ईडियोग्राम। क्लियर बात? इसी के साथ ये केंद्र की संरचना अपनी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब देखो आगे। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, वो है कोशिका समावेश। कोशिका समावेश या समावेशी काल। समावेशी काल। तो कोशिका समावेश या समावेशी काल क्या है? तो ध्यान रखना, जो कोशिका है, कोशिका में अजैविक जो संचित पदार्थ होते हैं, कोशिका में अजैविक संचित पदार्थों को ही क्या बोलते हैं? समावेशी काल। तो पहली बात ध्यान रखना, समावेशी काल क्या है? अजैविक कोशिका में अजैविक संचित पदार्थ अजैविक संचित पदार्थ क्या है? समावेशी काल। अब देखो, ये जो समावेशी काल है ये प्रोकैरियोट्स व यूकेरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, समावेशी काल प्रोकैरियोट सेल्स में भी पाए जाते हैं और यूकेरियोट सेल्स में भी पाए जाते हैं। अब अपन पहले बात करेंगे कि जो प्रोकैरियोट सेल है, प्रोकैरियोट सेल्स में कौन कौन से समावेशी काल होते हैं? ठीक है, तो इनके केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं और समझने वाले इसमें कोई विशेष चीज नहीं है। ठीक है, तो देखो, प्रोकैरियोट्स में समावेशी काल एक तो होता है फॉस्फेट कण। क्या होगा? फॉस्फेट कण। जो समावेशी काल मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट्स में भी मिलेंगे और यूकेरियोट्स में भी पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से समावेशी काल है? तो अपन ने एक तो पढ़ा क्या? फॉस्फेट कण, या इसको मेटाक्रोमेटिक कण भी कहते हैं। मेटाक्रोमेटिक कण। ठीक है, अब इसके बाद देखो दूसरा है ग्लाइकोजन कण।
ग्लाइकोजन कण, ठीक है, ग्लाइकोजन कण। और एक है गैस रिक्तिका। गैस रिक्तिका। तो ये तीन समावेशिकाएं हैं जो प्रोकैरियोट सेल्स में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? फॉस्फेट कण या इन्हीं का क्या बोलते हैं, मेटाक्रोमेटिक कण। दूसरा ग्लाइकोजन कण और तीसरा गैस रिक्तिका। अब इसके बाद बात करें अपन यूकेरियोट्स में समावेशिका। यूकेरियोट्स में समावेशिका, ठीक है। तो आपको यूकेरियोट्स में देखो कौन कौन से समावेशिकाएं ध्यान रखने हैं। यूकेरियोट्स में ये जो समावेशिकाएं होते हैं ये मुख्य रूप से किस में मिलेंगे आपको? प्लांट्स में। यूकेरियोट्स में समावेशिकाएं मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। तो देखो यूकेरियोट्स में कौन कौन से समावेशिकाएं हैं? नंबर 1 ध्यान रखना है, सिस्टोलिथ। पहला समावेशिका है तो क्या है? सिस्टोलिथ। सिस्टोलिथ क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट के कण। सिस्टोलिथ क्या है? तो सिस्टोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट के कण होते हैं जो प्लांट्स में समावेशिकाएं के रूप में पाए जाते हैं। अब देखो ये सिस्टोलिथ किसमें मिलेंगे आपको? तो ध्यान रखना, एक तो फाइकस, फाइकस और रबर में सिस्टोलिथ या कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं। दूसरा समावेशिकाएं होता है रेफाइड्स। कौन सा है? रेफाइड्स। अब ये रेफाइड्स क्या है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कण होते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कण, ठीक है। रेफाइड्स क्या है? तो रेफाइड्स कैल्शियम ऑक्जेलेट के कण होते हैं जो पिस्टिया और यूकोर्निया में पाए जाते हैं। किसमें मिलेंगे? एक तो पिस्टिया, ठीक है, और एक किसमें मिलेंगे? तो ध्यान रखना, पिस्टिया और यूकोर्निया। क्लियर बात? या जिसको अपन बोलते हैं आइकोर्निया। पिस्टिया और आइकोर्निया। तो रेफाइड्स किसमें मिलेंगे? पिस्टिया और आइकोर्निया में पाए जाते हैं। क्लियर बात? तीसरा संचित पदार्थ या समावेशिकाएं है एल्यूरोन परत। तीसरा समावेशिकाएं क्या है? एल्यूरोन परत। पहली बात ध्यान रखना, जो एल्यूरोन परत है ये त्रिगुणित होती है। कैसी होगी? त्रिगुणित। अब देखो एल्यूरीन परत क्या है? तो ध्यान रखना, एल्यूरीन परत एक प्रोटीन परत है। एल्यूरीन क्या है? प्रोटीन परत। क्लियर बात? जो मक्के के बीजों में पाई जाती है। कहां पाई जाएगी? एल्यूरोन परत मक्के के बीजों में। क्लियर बात? एल्यूरोन परत क्या है? एक प्रोटीन की परत है जो मक्के के बीजों में पाई जाती है और त्रिगुणित होती है। अब मक्के के बीजों में कहां मिलेगी? तो ध्यान रखना, भ्रूण कोश के चारों ओर। भ्रूण कोश के चारों ओर। तो यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भ्रूण कोश को आवृत करने वाली परत है
भ्रूण कोश को आवृत करने वाली परत कौन सी है? एल्यूरोन परत। एल्यूरोन परत है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो एल्यूरोन परत प्रोटीन की परत होती है। एल्यूरोन क्या है? ये कि प्रोटीन की परत है जो पादप कोशिकाओं में, मक्के के बीजों में भ्रूण कोश के चारों ओर एक संचित परत के रूप में पाई जाती है। क्लियर बात? ये हो गई एल्यूरोन परत। और एक होते हैं स्टार्च के कण। स्टार्च के कण यह है पादपों के समावेशी कण। ठीक है। जंतुओं में मुख्य रूप से कोई समावेशी काय नहीं मिलता। जंतुओं में आप एक चीज ध्यान रखना, एनिमल्स में, जंतुओं में समावेशी काय के रूप में क्या मिलेगा आपको? मिलेनिन। और मिलेनिन क्या है? तो आपको पता है मिलेनिन एक त्वचा वर्णक है। मिलेनिन क्या है? एक त्वचा वर्णक। तो ये है कोशिका के संचित और अजैविक पदार्थ जो मैंने आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग बता दिए हैं। ठीक है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट।